डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पहले लेक्चर में पढ़ रहे थे। वहाँ हमने टंग पर कौन कौन सी पैपिली प्रेजेंट होती है उसके बारे में पढ़ा था, टेस्ट बड्स के बारे में पढ़ा था। अब आज हम पढ़ेंगे कि टंग का फंक्शन क्या होता है। टंग फूड के मैस्टिकेशन में हेल्प करती है। मैस्टिकेशन मतलब भोजन को चबाने में टंग हेल्प करती है। साउ टू रिकॉग्नाइज द टेस्ट, जो हम फूड खाते हैं उस फूड के टेस्ट का पता किससे चलता है? टंग से चलता है, क्योंकि टंग पर बहुत सारी पैपिलीज प्रेजेंट होती है और उन पैपिला पर टेस्ट बड्स प्रेजेंट होती है और उससे हमको टेस्ट का रिकॉग्नाइजेशन होता है कि स्वीट है, सोर है, बिटर है। ये इसमें मेन फंक्शन जो होता है वो टंग का होता है। टंग फूड की स्वॉलोइंग में भी हेल्प करती है। ये ओरल हाइजीन को मेंटेन भी करके रखती है और सेंट्रल रोल प्ले करती है स्पीच में। तो ये मेन फंक्शन है टंग के। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं आगे टीथ के बारे में। टीथ क्या होते हैं? टीथ हार्ड स्ट्रक्चर होते हैं जो दोनों जोस की बोन्स पर प्रेजेंट होते हैं। अब टीथ का अपन देखते हैं कि ये दोनों जोस पर प्रेजेंट होते हैं। तो अपर जो ऊपरी वाला जबड़ा होता है, यहाँ पर आपको जो जबड़े दिखते हैं ऊपरी वाले जबड़े, तो ऊपरी वाले जबड़े पर जो टीथ होते हैं वो प्री मैक्सिला और मैक्सिला बोन्स पर प्रेजेंट होते हैं, जबकि निचले जो पर जो टीथ होते हैं वो डेंटरी बोन्स पर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? ऊपर वाले तो प्री मैक्सिला और मैक्सिला बोन पर होते हैं और नीचे वाले जो होते हैं टीथ वो कहाँ पर होते हैं? डेंटरी बोन्स पर प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमन बीइंग में टीथ थिकोडोंट, डाइफायोडोंट और हेटेरोडोंट होते हैं। थिकोडोंट मतलब क्या होता है? थिकोडोंट मतलब ये जो टीथ होते हैं ये टीथ गम्स में एम्बेडेड रहते हैं, मतलब सॉकेट में फिट रहते हैं, इसलिए इन्हें हम बोलते हैं थिकोडोंट। डाइफायोडोंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि पूरे लाइफ में दो बार दांत आते हैं। एक बार दूध के दांत जिन्हें हम मिल्क टीथ बोलते हैं और दूसरी बार परमानेंट टीथ आते हैं, तो इसलिए हम इनको डाइफायोडोंट बोलते हैं। हेटेरोडोंट, सारे टीथ एक जैसे नहीं होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग फंक्शन होता है उनका, इसीलिए हम इनका टीथ जो ह्यूमन बीइंग के टीथ होते हैं उनको हेटेरोडोंट बोलते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग में 4 टाइप्स के टीथ होते हैं: इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। क्लियर? अब इनको आगे हम डिस्कस करते हैं। इंसिजर, इंसिजर टीथ जब माउथ ओपन होता है तो सबसे फ्रंट में जो टीथ दिखते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ये 1, ये वाला टीथ क्या है? इंसीजर। 2, 3 एंड 4। तो आगे के जो 4 दांत सामने सामने ऊपरी जबड़े में और निचले जबड़े में दिखते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इंसीजर। इनके जो यहाँ पर ये जो एज या किनारे होते हैं ये कैसे होते हैं? एकदम शार्प होते हैं और ये काटने के मतलब फूड की कटिंग के काम आते हैं। ये फूड को काटने का काम करते हैं। ठीक है? तो ये किसके लिए अडेप्टेड है? बाइटिंग द फूड। इनका टोटल नंबर 8 होता है। यहाँ आप देखिए 1, 2, 3 एंड 4, और 4 ही निचले वाले जबड़े में होंगे यहाँ पर 1, 2, 3 एंड 4। क्लियर? तो टोटल नंबर कितना है इंसीजर टीथ का? 8 होता है। और ये हर डेंटल आर्क में जो 4 फ्रंट के टीथ होते हैं इधर और इधर, टोटल मिलाकर के 8 इंसीजर होते हैं। अब बात करते हैं कैनाइन की। अब यहाँ देखिए ये 4 तो हमने इंसीजर पढ़ा था, 1, 2, 3 और 4। तो इस इंसीजर के जस्ट पास वाला ये वाला जो टीथ होता है इसे हम बोलते हैं कैनाइन टीथ। क्लियर? ये क्या होता है? कैनाइन टीथ होते हैं। इनका टोटल नंबर होता है 4। अब ये देखिए एक कैनाइन यहाँ पर प्रेजेंट है, एक कैनाइन जस्ट लोअर जो में है। ठीक उसी तरीके से इधर इस साइड के अंदर भी एक क्या होगा? कैनाइन प्रेजेंट होगा और एक नीचे की तरफ होगा। क्लियर? तो कैनाइन टीथ 4 होते हैं नंबर में, 2 तो अपर जॉज में, एक इधर और एक उधर की साइड, 2 अपर जॉज में होते हैं और 2 लोअर में होते हैं। क्लियर? तो टोटल मिलाकर के होते हैं 4 टीथ। ये लार्जर और स्ट्रॉन्गर होते हैं इंसीजर के कंपैरिजन में, और इनकी रूट्स बोन्स में डीपली एम्बेडेड रहती है। ठीक है? ये सिंगल कस्प्ड होते हैं, मतलब इसका नीचे से अगर आप कस्प देखते तो वो सिंगल कस्प्ड होते हैं, सिंगल पॉइंटेड होते हैं और यूजुअली सिंगल रूटेड होते हैं। और ये फूड की टीयरिंग का मतलब चीरने फाड़ने का काम कौन करते हैं? कैनाइंस करते हैं। जनरली ये कैनाइंस टीथ पॉइंटेड होते हैं और ये जैसे जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं उसमें वेल डेवलप्ड होते हैं।
अब हम बात करते हैं प्री मोलर की। प्री मोलर टीथ जो प्रेजेंट होते हैं वो कैनाइन और मोलर टीथ के बीच में प्रेजेंट होते हैं। इनका टोटल नंबर 8 होता है और ये क्रशिंग, ग्राइंडिंग और फूड को चबाने के काम आते हैं। क्लियर? तो प्री मोलर कितने होते हैं? टोटल 8 होते हैं प्री मोलर। और मोलर ये बिगेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट टीथ होते हैं। इनका नंबर होता है 12। ये टीथ के मिल्क प्रेडेसर्स नहीं होते हैं, मतलब ये जो टीथ होते हैं वो सिर्फ एक ही बार आते हैं, इनमें पहले दूध के दांत नहीं आते हैं। और बाकी जो हमने अभी पढ़ा था, जैसे हमने इसके अंदर पढ़ा था, ये इंसीजर, कैनाइंस और प्रीमोलर, इन तीनों में पहले दूध के दांत आते हैं और उसके बाद में जो सेकंड टाइम दांत आते हैं वो परमानेंट होते हैं। तो इंसीजर, कैनाइन और प्रीमोलर इनके तो क्या होते हैं? मिल्क प्रेडेसर्स होते हैं, जबकि मोलर के नहीं होते हैं। इसलिए मोलर टीथ क्या होते हैं? मोनोफायोडोंट होते हैं, क्योंकि वो लाइफ में एक ही बार आते हैं। लास्ट मोलर को विजडम टूथ बोलते हैं और ये टीथ क्या करते हैं? फूड की चीविंग और क्रशिंग का काम करते हैं। थिकोडोंट, हमने पहले भी पढ़ा था कि ह्यूमन बीइंग में दांत जो मसूड़े के अंदर एम्बेडेड रहते हैं या सॉकेट में फिक्स रहते हैं और इनकी वेल डेवलप्ड रूट होती है और ये डीपली एम्बेडेड रहते हैं जो बोन्स में, इसलिए हम इन्हें थिकोडोंट बोलते हैं। डाइफायोडोंट, मैमल्स में टीथ जो पूरे लाइफ टाइम में 2 बार आते हैं, इसलिए उसे बोलते हैं डाइफायोडोंट। जो पहली बार जो टीथ आते हैं उन्हें डेसिडियस या मिल्क या लैक्टियल टीथ बोलते हैं। जो दूध के दांत आते हैं वो कौन कौन से इंक्लूड होते हैं इसमें? इंसीजर, कैनाइंस एंड प्रीमोलर्स होते हैं। मोलर्स इस सेट में नहीं आते हैं क्योंकि मोलर टीथ सिर्फ लाइफ में एक ही बार आते हैं। ठीक है, तो ये जो इंसीजर, कैनाइन और प्रीमोलर के दूध के दांत भी होते हैं इनमें, तो इनको अपन क्या बोलते हैं? मिल्क या लैक्टियल टीथ या मिल्क सेट में ये 3 आते हैं, इंसीजर्स, कैनाइन और प्रीमोलर्स। जब दूध के दांत टूट जाते हैं तो सेकेंड टाइम जो इनकी जगह टीथ आएंगे वो कैसे होंगे? परमानेंट टीथ होंगे। क्लियर? स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ। टूथ के स्ट्रक्चर में हम देखते हैं सबसे पहले आता है क्राउन। क्राउन क्या होता है? ये विजिबल पार्ट है जो कि गम से बाहर निकला हुआ रहता है। देखिए आप, ये गम से पूरे, इन गम से जो बाहर की तरफ पोर्शन निकला हुआ होता है उसे हम बोलते हैं क्राउन। और ये थिक, शाइनी, ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस से कवर रहता है जिसे हम बोलते हैं इनेमल। इनेमल बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है और ये एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है इसका और नॉन लिविंग होता है। क्राउन के नीचे एक थिक लेयर होती है, यहाँ ब्राउन कलर की आप देख सकते हैं, उसे हम बोलते हैं डेंटिन। और डेंटिन अंदर की तरफ इस पल्प कैविटी को एनक्लोज करती है। यहाँ पर ये पल्प कैविटी, इसको एनक्लोज कौन करती है? डेंटिन करती है। सेकंड आता है नेक। नेक क्राउन के नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है और ये क्राउन और रूट के मिडिल पोर्शन में आता है। अब बात करते हैं रूट की। रूट लोअर मोस्ट और बेसल पार्ट होता है जो डीपली एम्बेडेड रहता है बोन सॉकेट में, और रूट और बोन सॉकेट के बीच में एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम बोलते हैं पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन। इंसीजर, कैनाइंस और लोअर प्रीमोलर्स जो होते हैं, कौन कौन से? इंसीजर, कैनाइन और लोअर प्रीमोलर्स, इनमें सिंगल रूट होती है, जबकि अपर प्रीमोलर और लोअर मोलर में 2 रूट्स होती है और अपर मोलर्स जो होते हैं उसमें 3 से 4 रूट्स होती है। क्लियर? अब ये जो पल्प कैविटी है, ये पल्प कैविटी कहाँ ओपन होती है? ये इधर नीचे की साइड में ओपन हो रही है रूट में, और इसमें कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स और नर्व सप्लाई होती है इस पल्प कैविटी में। पल्प कैविटी ओडोंटोब्लास्ट सेल्स से लाइन रहती है। यहाँ पर देखिए ये ओडोंटोब्लास्ट सेल्स, देखिए ये ब्राउन कलर की जो कवरिंग है, जो लाइनिंग है, वो ओडोंटोब्लास्ट सेल्स की बनी हुई होती है। और कुछ एमिलोब्लास्ट सेल्स भी इसमें प्रेजेंट होती है। एमिलोब्लास्ट सेल्स तो इनेमल का फॉर्मेशन करती है और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है? ओडोंटोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डेंटल फॉर्मूला की। डेंटल फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टीथ इन 1/2 ऑफ अपर जो एंड नंबर ऑफ टीथ इन 1/2 ऑफ लोअर जो। अब आप यहाँ देखिए, ये इसको हम यहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये अपर जॉ का 1/2 है और ये अपर जॉ का 2nd हाफ है। इसी तरीके से लोअर जॉ का ये 1 हाफ है और ये दूसरा हाफ है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टीथ इन 1/2 ऑफ अपर जो एंड नंबर ऑफ टीथ इन 1/2 ऑफ लोअर जो। ऊपरी जबड़े के
आधे जो भाग हैं उसके अंदर जो टीथ प्रेजेंट हैं वो, और निचले जबड़े के 1/2 में जो टीथ प्रेजेंट है वो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल टीथ का एनिमल्स में या मेन में पता चलता है। अब जैसे मेन और मंकी के डेंटल फॉर्मूला की बात करें तो क्या होता है 2123 2123 इंटू 2। अब ये कैसे होता है कि यहाँ आप देखिए ये 2 जो नंबर दे रखा है ये जो रिप्रेजेंट करता है ये अपर जो को रिप्रेजेंट करता है और ये लोअर जो को रिप्रेजेंट करता है। अब हमने सीक्वेंस क्या पढ़ी थी, पहले कौन से टीथ होते हैं, इंसीजर, फिर होते हैं कैनाइंस, फिर होते हैं प्रीमोलर और फिर होते हैं मोलर्स टीथ। तो इंसीजर यहाँ कितने हैं, 2 और 2 है, तो यहाँ हमने 2 और 2 लिखा है, मतलब आधे भाग में, जैसे कि यहाँ हमने देखा है भी इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इंसीजर टीथ यहां से हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो इधर आप देखिए अपर जॉस का ये आधा पार्ट है और ये वाला यहां से लगाकर यहां तक आधा पार्ट है। तो अपर जॉस में यहाँ इस पार्ट में कितने 2 और उस पार्ट में कितने हो जाएंगे 2। उसी तरीके से लोअर जॉ में इस पार्ट में 2 और उस पार्ट में 2 हो जाएंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला में लिखा है 2/2। ठीक है, 2 मतलब ये तो अपर जॉस के आधे भाग में, हम जो यहाँ जो फॉर्मूला लिखते हैं वो सिर्फ आधे पार्ट की बात करते हैं। जैसे हम सिर्फ यहाँ से इसको हम डिवाइड करते हैं तो सिर्फ अपन इस पोर्शन की बात करेंगे, इस पोर्शन की। और मल्टीप्लाई 2 मतलब ये जो इस पोर्शन में जो टीथ प्रेजेंट होंगे तो अपन मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो क्या होंगे, इस टीथ का भी इंक्लूड हो जाएगा उसमें, इन टीथ का। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं सिर्फ इधर वाले पोर्शन की। इधर वाले पोर्शन को जो भी टीथ होते हैं उनको अपन लिखते हैं और इससे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इधर वाला काउंट हो जाता है। तो यहाँ देखिए आप ये 2 और 2 ये तो क्या हो गए इंसीजर। उसी टाइप से कैनाइन की भी अगर हम बात करें तो ये कैनाइन टीथ ही है, ये 1 है, तो 1 और 1 तो हो गए इधर की साइड, ठीक उसी की साइड एक एक इधर भी होंगे तो मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो 1 और 1, इसलिए अपन ने यहाँ पर क्या लिखा है 1 और 1, और फिर मल्टीप्लाई 2 तो कर ही रहे हैं तो वो उस वाले पोर्शन का आ जाता है। उसी तरीके से प्री मोलर्स के एक हाफ में जो है लोअर और अपर जो में कितने आते हैं 2 और 2, और मोलर में कितने आते हैं 3 और 3 आते हैं। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से तो पूरे टोटल नंबर ऑफ टीथ आ जाते हैं 32। क्लियर। ठीक इसी तरीके से रैबिट में जो फॉर्मूला होता है 2033 1023 इंटू 2 तो 28 टीथ होते हैं। काऊ और गॉट में 32 होते हैं, डॉग में 42, रेट एंड माउस में 16, एलिफेंट में 26, कंगारू में 34 और शिप में 32 आते हैं। आपको एग्जाम में जो पूछा जाता है वो डेंटल फॉर्मूला पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मेन और मंकी का डेंटल फॉर्मूला क्या है तो आपको ये फॉर्मूला लिखना होता है 2123 इंटू 2 और टोटल टीथ कितने हैं 32। एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जो हर्बीवोरस होते हैं जैसे रैबिट हैं तो रैबिट में कैनाइन टीथ एब्सेंट होते हैं। तो कैनाइन टीथ इंसीजर और प्रीमोलर के बीच में होते हैं। तो जब कैनाइन एब्सेंट होते हैं तो इसके बीच में एक गैप बन जाता है, इस गैप को हम बोलते हैं डायस्टेमा। क्लियर। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टीथ इन डिफरेंट एनिमल। टीथ मेनली 3 टाइप के हैं, एक्रोडोंट, प्लूरोडोंट और थिकोडोंट। अब एक्रोडोंट की अगर हम बात करें तो एक्रोडोंट टीथ जो होते हैं ये बोन्स के सॉकेट में फिक्स नहीं होते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो बोन्स की फ्री सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं और ये रूटलेस टीथ होते हैं एक्रोडोंट। फ्रॉग में कौन से टीथ होते हैं, एक्रोडोंट होते हैं। फिर बात करते हैं प्लूरोडोंट की। प्लूरोडोंट जो बोन्स की इनर साइड पर अटैच रहते हैं, ये रूटलेस होते हैं और पुअरली डेवलप्ड रूट होते हैं। मतलब एक्रोडोंट भी रूटलेस है, प्लूरोडोंट भी रूटलेस होते हैं। ठीक है, ये इनर साइड जो बोन्स की इनर साइड से लगे हुए रहते हैं ये वाले, और ये जो बोन्स की फ्री सरफेस पर लगे हुए रहते हैं। थिकोडोंट ही ऐसे टीथ होते हैं जो कि सॉकेट्स में फिक्स रहते हैं, मतलब गम्स में ये फिक्स रहते हैं। ये मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, इनमें वेल डेवलप्ड रूट होती है और ये क्रोकोडाइल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। हम सक्सेशन ऑफ टीथ के बेसिस पर अगर अपन टीथ का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो 3 टाइप के टीथ और होते हैं, पॉलीफायोडोंट, डाइफायोडोंट और मोनोफायोडोंट। मतलब जो लोअर वर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें टीथ जो होते हैं लाइफ साइकिल में कई बार आते हैं, जैसे फ्रॉग में कई बार दांत आते हैं, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीफायोडोंट।
पोली मीन्स मैनी, तो अगर बहुत ज़्यादा बार लाइफ साइकिल में, पूरी लाइफ साइकिल में अगर ज़्यादा बार टीथ आते हैं तो उसमें बोलते हैं पॉलीफायोडोंट। और डाइफायोडोंट ये उसे बोलते हैं जब पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ 2 ही बार टीथ आते हैं तो उसे बोलते हैं डाइफायोडोंट, जैसा कि हम लोगों में होता है, मैमल्स में होता है। मोनोफायोडेंट उन्हें बोलते हैं जैसे कुछ लोअर मैमल्स होते हैं उसमें टीथ केवल एक ही बार आते हैं, जैसे प्लेटिपस, मार्सुपियल्स, वेल्स में मोनोफायोडेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड, फेरिंग्स की। फेरिंग्स स्मॉल फनल शेप्ड चैम्बर होता है जो बकल कैविटी के पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर आप देखिए, ये जो कैविटी है, ये वाली ओरल कैविटी जो है यही बकल कैविटी होती है। इसके पीछे का पार्ट जो होता है उसे हम फेरिंग्स कहते हैं यहाँ पर। अब फेरिंग्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग्स में डिवाइड करते हैं। ओरोफेरिंग्स की अगर हम ओरोफेरिंग्स के बारे में देखते हैं तो ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग्स, इसमें सबसे पहला पार्ट आता है नेजोफेरिंग्स का। नेजोफेरिंग्स, ये जो पार्ट होता है ये नेजल पार्ट होता है फेरिंग्स का, और ये अपर पार्ट होता है जिसमें नेजल कैविटी की ओपनिंग होती है। यहाँ पर आप देखिए, ये नेजल कैविटी है, इस नेजल कैविटी की ओपनिंग कहाँ होती है? इस नेजोफेरिंग्स में होती है। क्लियर? और ये मिडिल ईयर से कम्युनिकेट करता है यूस्टेकियन ट्यूब्स के थ्रू। यहाँ पर आप देखिए, ये है नेजोफेरिंग्स है यहाँ पर, और ये यूस्टेकियन ट्यूब्स की ओपनिंग यहाँ पर होती है। तो नेजोफेरिंग्स में यूस्टेकियन ट्यूब की ओपनिंग होती है, और इसमें इसका डाइजेशन में कोई रोल नहीं होता है, ये सिर्फ ब्रीदिंग के लिए एक पैसेज बनाता है। फिर अपन बात करते हैं ओरोफेरिंग्स की। ओरोफेरिंग्स जो होता है ये वो पोर्शन होता है जो बकल कैविटी के जस्ट पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है। आप देखिए, बकल कैविटी ओपन हो रही नेजोफेरिंग्स में, नेजोफेरिंग्स के बाद आता है ओरोफेरिंग्स। ठीक है, ओरोफेरिंग्स जो है यहाँ पर अपन देखते हैं कि ये कहाँ पर एक्सटेंड होता है, ये सॉफ्ट पैलेट से लगा करके एपिग्लोटिस के अपर बॉर्डर तक ये एक्सटेंड रहता है यहाँ पर। तो ये देखिए, ये सॉफ्ट पैलेट है, तो सॉफ्ट पैलेट से लगा करके ये एपिग्लोटिस का जो अपर पार्ट होता है वहां तक क्या होती है? ओरोफेरिंग्स होती है। क्लियर? और नेजोफेरिंग्स जो होती है वो ओपन कहाँ होती है? ओरोफेरिंग्स में ही ओपन होती है। इसलिए ओरोफेरिंग्स जो है वो डाइजेशन और रेस्पिरेशन दोनों से रिलेटेड होती है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं लैरिंजियोफेरिंग्स की। जो लैरिंजियोफेरिंग्स होता है ये लोअर पार्ट होता है फेरिंग्स का, जो सबसे लास्ट में आता है, और ये लीड करता है लैरिंग्स और ईसोफेगस में। मतलब इसके बाद का जो पार्ट आएगा वो कौन सा आएगा? इधर तो लैरिंग्स आ जाएगा और नीचे की तरफ इधर ईसोफेगस आता है। ये एपिग्लोटिस के सुपीरियर बॉर्डर से क्रिकॉइड कार्टिलेज के इंफीरियर बॉर्डर तक एक्सटेंड रहती है। अब ये देखिए आप, ये वाला पार्ट क्या है? एपिग्लोटिस। तो ये एपिग्लोटिस के सुपीरियर बॉर्डर से, मतलब ऊपर वाले बॉर्डर से लगा करके ये क्रिकॉइड कार्टिलेज के इंफीरियर बॉर्डर तक, जो इस डायग्राम में क्रिकॉइड कार्टिलेज शो नहीं हो रहा है, उस क्रिकॉइड कार्टिलेज के इंफीरियर बॉर्डर तक, मतलब यहाँ तक क्या फैली रहती है? लैरिंजियोफेरिंग्स फैली हुई रहती है। ओके, अब प्रॉक्सिमल ओपनिंग जो ट्रेकिया और ईसोफेगस की होती है वो फेरिंग्स में होती है। अब जैसे देखिए, ये ट्रेकिया है और ये ईसोफेगस है। ये ट्रेकिया और ईसोफेगस की जो प्रॉक्सिमल ओपनिंग है ये कहाँ ओपन हो रहे हैं? फेरिंग्स में ओपन होते हैं। क्लियर? और फेरिंग्स जो होता है कार्टिलेजिनस लीड के थ्रू गार्डेड रहता है, उस लीड को हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। मतलब ये ढक्कन की तरह काम करता है एपिग्लोटिस। और ग्लोटिस जो होता है वो नॉर्मली ओपन रहता है, लेकिन जब स्वलोइंग होती है, जब अपन खाने को निगलते हैं, तो ये एपिग्लोटिस से कवर हो जाता है ताकि फूड की एंट्री ट्रेकिया में न हो पाए। अब इसके आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।